वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। इस टॉपिक को हम स्लाइड वाइज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाते चलिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का जो मुख्य मिशन है वो है DSSSB PRT 2026 के भाग बी की दूसरी क्लास के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों का गहन विश्लेषण करना। लक्ष्य केवल तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक स्लाइड को डिकोड करना है। बिल्कुल। एक भावी शिक्षक के रूप में ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा समाज का हिस्सा कैसे बनता है। सही कहा। तो चलिए हमारी स्लाइड नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। इसका शीर्षक है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण की अवधारणा। ये स्लाइड बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है कि कैसे एक बच्चा एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से, मतलब एक जैविक जीव से, एक सामाजिक प्राणी बनता है। जी। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे समाज के नियमों या सही गलत का कोई ज्ञान नहीं होता। वो सिर्फ अपनी जैविक जरूरतें जानता है। हाँ। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के विश्वासों, मूल्यों और आदतों को ग्रहण करता है। बिल्कुल। और इस स्लाइड में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। हाँ। दूसरा, इसकी जो सीमा बताई गई है वो है वूम टू टूम, यानी गर्भ से कब्र तक। बिल्कुल। इंसान का सामाजिक विकास जीवन भर चलता है। और तीसरा बिंदु है इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य, जो कि सामाजिक मानदंडों के अनुकूल बनना है, जिसे टू अडैप्ट टू सोशल नॉर्म्स कहते हैं। तो बच्चा समाज का हिस्सा कैसे बनता है, ये तो स्पष्ट है। अब आते हैं स्लाइड नंबर 3 पर, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण की विशेषताएं। जी। इसमें सबसे बड़ी चीज जो समाज हमें सिखाता है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। हाँ। व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए अपने इम्पल्सेस को यानी आवेगों को नियंत्रित करना सीखता है। वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। इसी स्लाइड में 2 मुख्य रूपों का भी जिक्र है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ये बहुत जरूरी है। फॉर्मल यानी औपचारिक समाजीकरण स्कूल में होता है, जहां सीधे निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कक्षा में कैसे बैठना है। सही। और नॉन फॉर्मल यानी अनौपचारिक समाजीकरण परिवार में होता है, जहां बच्चा बिना किसी लिखित नियम के भाषा और रीति रिवाज सीख लेता है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा आती है, यूनानिमिटी की, मतलब एकरूपता। जी। परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्लाइड स्पष्ट करती है कि यदि घर और स्कूल के बीच संघर्ष होता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वह बच्चे के समाजीकरण को धीमा कर देता है। अगर स्कूल में समानता सिखाई जा रही है लेकिन घर में बच्चा भेदभाव देखता है, तो बच्चे के मन में दुविधा पैदा होगी, उसका सामाजिक विकास सही दिशा में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। दोनों जगह एकरूपता होना अनिवार्य है। अब स्लाइड 4 की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है? इसके 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण। जी। दूसरा है आत्मविकास या डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट और पहचान का विकास शामिल है, विशेषकर किशोरावस्था में। बिल्कुल। एडोलेसेंस में ही बच्चा खुद से पूछता है कि समाज में मेरी जगह क्या है। तीसरा स्तंभ है सोशल रोल्स। हम समाज में कई भूमिकाएं निभाना सीखते हैं, छात्र, दोस्त या आगे चलकर माता पिता। हाँ। और चौथा स्तंभ है स्किल्स एक्विजिशन, जहां भाषा और कौशल सीखे जाते हैं। और नियमों को अपनाना, इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स। ये सबसे अहम है। जब समाज के नियम व्यक्ति के अपने आंतरिक नियम बन जाएं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर बिना पुलिस के भी रुक जाना। बहुत सही उदाहरण है। अब हम स्लाइड 5 पर आते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। जो उम्मीदवार नोट्स बना रहे हैं उन्हें इस स्लाइड के 5 प्रकारों को ध्यान से समझना चाहिए। पहला है प्राइमरी यानी प्राथमिक समाजीकरण। ये पहला चरण है जो परिवार के माध्यम से होता है। यहीं से बच्चे की बुनियादी पहचान बनती है। दूसरा है सेकेंडरी यानी द्वितीयक समाजीकरण। ये घर के बाहर होता है। स्कूल, दोस्त या मीडिया के माध्यम से बच्चा बड़े समाज के मूल्यों को सीखता है। तीसरा प्रकार थोड़ा अलग है, डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक समाजीकरण। जी।
इसमें सामाजिक कौशल का विकास किया जाता है, जैसे कोई हाई स्कूल का छात्र पब्लिक स्पीकिंग सीखकर अपने कौशल को निखार रहा है। और चौथा है एंटीसिपेटरी यानी प्रत्याशित समाजीकरण, भविष्य की भूमिकाओं की तैयारी। इसका बेहतरीन उदाहरण टीचर ट्रेनीज हैं, जो शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे भविष्य की उस भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और आखिरी प्रकार है रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण। मतलब पुरानी आदतें छोड़कर बिल्कुल नया व्यवहार अपनाना, जैसे आर्मी में भर्ती होना या धर्म परिवर्तन। यहाँ बताया गया है कि हर संस्कृति के मानदंड और कोड ऑफ कंडक्ट अलग होते हैं। कल्चरल समाजीकरण के कुछ रोचक उदाहरण दिए गए हैं यहाँ। जी, जैसे अमेरिका में आंख मिलाना और हाथ मिलाना सही माना जाता है, जबकि जापान में आंख मिलाने से बचना और झुकना सम्मान का प्रतीक है। और भारत में हम नमस्ते या आदाब करते हैं। मुख्य सीख ये है कि एक संस्कृति का व्यवहार दूसरी जगह टैबू यानी वर्जित हो सकता है। एक शिक्षक के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। अब स्लाइड 7 पर आते हैं। डाइवर्सिटी, रिस्क वर्सेस एसेट, विविधता, जोखिम बनाम संपत्ति। पहले जोखिम की बात करते हैं। जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव एक बड़ा रिस्क है। जैसे किसी प्रवासी बच्चे को खेल से बाहर कर देना। इससे अलगाव पैदा होता है, लेकिन इसे संपत्ति या एसेट के रूप में भी देखा जाना चाहिए। मजबूत पारिवारिक जुड़ाव। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण है बाइलिंगुअलिज्म यानी द्विभाषिकता। इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है, नई संस्कृति से जुड़ने की क्षमता आती है। स्लाइड 8 हमें पारिवारिक संरचनाओं यानी फैमिली स्ट्रक्चर्स की ओर ले जाती है। पारंपरिक संरचना तो हम जानते हैं, पिता काम करते हैं, माता देखभाल करती हैं। लेकिन आज गैर पारंपरिक संरचनाओं को समझना अधिक जरूरी है, जैसे सिंगल पेरेंट परिवार, कम्यूटर परिवार। कम्यूटर परिवार जहां माता पिता में से कोई एक नौकरी के कारण दूर रहता है। जी, और कोहैबिटेशन, जहां माता पिता बिना विवाह के साथ रहते हैं। इस स्लाइड में एक बहुत ही गंभीर अवधारणा है, इमोशनल पेरेंटिफिकेशन। भावनात्मक पेरेंटिफिकेशन, इसे थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। मान लीजिए माता पिता के बीच झगड़ा होता है और एक बच्चा उनके बीच मध्यस्थ या मीडिएटर बन जाता है। मतलब वो बड़ों जैसी जिम्मेदारी उठाने लगता है। बिल्कुल, छोटे बच्चे पर भावनात्मक रूप से माता पिता की भूमिका निभाने का दबाव आ जाता है। शिक्षक को कक्षा में ऐसे थके हुए या ज्यादा परिपक्व बच्चों को पहचानना चाहिए। ऑथोरिटेटिव यानी आधिकारिक। ये सबसे बेहतरीन शैली है। यहाँ स्नेह भी है और उचित नियंत्रण भी। माता पिता नियम बनाते हैं लेकिन कारण भी समझाते हैं। इससे बच्चे का आत्मसम्मान उच्च रहता है। दूसरी है ऑथोरिटेरियन, सत्तावादी। इसमें नियंत्रण बहुत अधिक है पर स्नेह नहीं। जैसा मैं कहूं वैसा करो। बच्चा हमेशा चिंतित और डरा हुआ रहता है। तीसरी शैली है परमिसिव, अनुमोदक। यहाँ स्नेह बहुत है लेकिन नियंत्रण बिल्कुल नहीं। बच्चा आवेगी और अनुशासनहीन हो जाता है। और चौथी है निग्लेक्टफुल, लापरवाह शैली। माता पिता शामिल ही नहीं होते। ऐसे बच्चों का प्रदर्शन बहुत खराब होता है। यह बहुत स्पष्ट है। स्लाइड 10 इसी से जुड़ी है। फैमिली स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इनकम, आय आधारित संरचना। निम्न आय वर्ग या लो इनकम परिवारों में केवल पैसों की कमी नहीं होती, कुपोषण का खतरा रहता है। और तनाव के कारण कठोर अनुशासन देखने को मिलता है, जिससे गरीबी का चक्र या साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज बनता है। इसके विपरीत जो समृद्ध या एफ्लुएंट परिवार हैं, उनके पास बेहतर संसाधन होते हैं। वे परवरिश में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। अब स्लाइड 11 और 12 की ओर बढ़ते हैं। ग्रोइंग इन एडवर्स सिचुएशंस, प्रतिकूल परिस्थितियां। पहली स्थिति है युद्ध क्षेत्र या वॉर जोन। ऐसे बच्चों को गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात और डर का सामना करना पड़ता है। उनका बचपन छिन जाता है। दूसरी स्थिति है अनाथालय यानी ऑर्फनेजेस। यहाँ प्यार की कमी होती है, जिससे अटैचमेंट डिसऑर्डर्स यानी भावनात्मक जुड़ाव में कमी आती है। इनमें अपराध की ओर बढ़ने का जोखिम होता है। फिर प्रवासी मजदूरों के बच्चों की बात आती है। बार बार विस्थापन से स्कूल छूटता है और भेदभाव होता है। और इसी क्रम में दिव्यांगता या डिसेबिलिटी का भी उल्लेख है। दोस्तों से अलगाव की समस्या। यहाँ एक मिथक और सच्चाई को स्पष्ट किया गया है। मिथक की वे कुछ नहीं कर सकते, और सच्चाई ये है कि वे चीजें अलग तरीके से करते हैं। बिल्कुल। अब स्लाइड 13 पर आते हैं। ग्रोइंग अप एज अ गर्ल, लड़की के रूप में बड़ा होना। ये हिस्सा पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों के समाजीकरण के वास्तविक तथ्यों को प्रस्तुत करता है। कुछ रूढ़ियां तय कर दी जाती हैं, जैसे शांत,
और आज्ञाकारी होना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर दोहरा बोझ होता है, नौकरी और घर का काम। आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता कम है और स्लम क्षेत्रों में भाई बहनों की देखभाल के कारण अक्सर लड़कियों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है। इन सभी चुनौतियों को समझने के बाद स्लाइड 14 हमें समाधान की ओर ले जाती है। रोल ऑफ टीचर, एजेंट ऑफ चेंज। शिक्षक परिवर्तन का वाहक है। वो स्थानीय दुनिया और वैश्विक मूल्यों के बीच एक पुल है। मुख्य कार्य है जेंडर समानता के प्रति संवेदनशीलता लाना और पाठ्यपुस्तकों में छिपे हुए पूर्वाग्रह को पहचानना, ताकि पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को कम किया जा सके। कोऑपरेटिव लर्निंग, समूह में सहयोग करना। और चौथी, नॉन वर्बल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज और अशाब्दिक संकेतों को समझना। इन तरीकों से कक्षा का समाजीकरण बहुत सकारात्मक हो जाता है। इस स्लाइड के साथ ही हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। समाजीकरण व्यक्तित्व विकास की कुंजी है और शिक्षक सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के आत्ममंथन के लिए स्लाइड में दिया गया एक प्रश्न। बच्चे के सामाजिक विकास के लिए कौन सी परवरिश शैली सबसे प्रभावी मानी जाती है? ए, अथॉरिटेरियन, बी, परमिसिव, सी, अथॉरिटेटिव, डी, निग्लेक्टफुल। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। आज की क्लास में हमने सोशलाइजेशन को पूरी तरह स्लाइड वाइज समझा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। मैंने हाल ही में चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशियोलॉजी से जुड़ी कुछ बहुत ही विस्तृत रिसर्च और थ्योरीज पढ़ी और इन सबका जो मुख्य विषय था वो था समाजीकरण की संस्थाएं, या जिसे हम एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। ये नोट्स सच में बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सोचने के तरीके, हमारी आदतों और हमारी पूरी पहचान को मतलब एक तरह से कंट्रोल करता है। जब मैं इस विषय के बारे में पढ़ रही थी तो सबसे पहली बहस जो सामने आई वो नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति बनाम पोषण की थी। ये तो सोशियोलॉजी की सबसे पुरानी डिबेट है। हाँ, नेचर का मतलब है हमारी जेनेटिक्स, जो हमें अपने माता पिता से जन्म के वक्त मिलती है। ये हमें इंसान का शरीर तो दे देती है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है नर्चर या पर्यावरण, उसका रोल कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। बिल्कुल बड़ा है। मुझे नोट्स में समाजशास्त्री रॉबर्ट ई पार्क का एक बहुत ही बेहतरीन कोट मिला था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य इंसान पैदा नहीं होता बल्कि उसे इंसान बनाया जाता है। पार्क का ये कोट इस पूरी चर्चा का फाउंडेशन है और इसे अगर हम दार्शनिक हेनरी बर्गसन के नजरिए से देखें तो बात और भी गहरी हो जाती है। बर्गसन ने क्या कहा था? बर्गसन मानते थे कि अस्तित्व में होने का मतलब ही है लगातार बदलना। समाजीकरण या सोशलाइजेशन कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो बचपन में किया और बात खत्म हो गई। तो ये चलता रहता है। बिल्कुल, ये वूम टू टॉम यानी गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर नई परिस्थिति में हम समाज के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही डरावना सवाल आता है। कैसा सवाल? क्या हो अगर इस प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया जाए? मतलब अगर किसी बच्चे को ये नर्चर या समाज का संपर्क मिले ही ना, तो क्या वो इंसान नहीं बन पाएगा? ये एक बहुत ही खौफनाक स्थिति है। हाँ, रिसर्च में एक केस स्टडी का जिक्र है जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। ये जीनी नाम की एक बच्ची का केस है। ओहो, जीनी का केस। ये मनोविज्ञान और बाल विकास के इतिहास के सबसे दुखद और सबसे ज्यादा स्टडी किए जाने वाले मामलों में से एक है। सच में इसकी डिटेल्स रोंगटे खड़े कर देती हैं। जीनी को सिर्फ 20 महीने की उम्र से एक कमरे में पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया था। हाँ, एक भयानक आइसोलेशन। उसे एक पॉटी चेयर से बांधकर रखा गया था। कोई उससे बात नहीं करता था, उसे कोई बाहरी आवाज नहीं सुनाई देती थी और ये आइसोलेशन पूरे 12 साल तक चला। ये सच में अमानवीय है। जब 1970 के दशक में उसे रेस्क्यू किया गया तो वो एक टीनेजर थी, लेकिन उसका व्यवहार किसी इंसान जैसा नहीं था। इस एक्सट्रीम आइसोलेशन का जो परिणाम हुआ वो नर्चर की अहमियत का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। 12 साल तक समाज से कटे रहने के कारण जिनी भाषा सीखने के उस क्रिटिकल विंडो को पार कर चुकी थी। रेस्क्यू होने के बाद भी कई सालों की बेहतरीन थेरेपी के बावजूद वो कभी भी ठीक से बोलना या संवाद करना नहीं सीख पाई। मतलब वो हमेशा के लिए उस स्थिति में फंस गई। हाँ, सोशियोलॉजी में इसे फ्रोजन सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी उसका सामाजिक विकास पूरी तरह से जम गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक इंसानी दिमाग होना काफी नहीं है। अगर हमारे आसपास दूसरे इंसान नहीं हैं, तो हम बात करना,
अपनी भावनाएं व्यक्त करना या यहाँ तक कि ठीक से चलना भी नहीं सीख सकते। एकदम सही। जीनी के केस से ये साफ है कि बिना समाज के हम एक ऐसा डैमेज झेलते हैं जिसे कभी फिक्स नहीं किया जा सकता, एक अपूर्णीय क्षति। एग्जैक्टली। और इसीलिए समाजीकरण की प्रक्रिया को समझना इतना अहम हो जाता है। ये प्रक्रिया रातों रात नहीं होती, बल्कि ये अलग अलग चरणों और स्तरों पर काम करती है। नोट्स में इन चरणों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो इसे 3 मुख्य लेवल्स में बांटा जा सकता है। माइक्रो यानी सूक्ष्म स्तर, मीजो यानी मध्य स्तर और मैक्रो यानी वृहद स्तर। और समाजीकरण के 3 मुख्य चरण भी तो है। प्राथमिक, जो बचपन में परिवार द्वारा होता है, द्वितीयक, जो स्कूल और किशोरावस्था में होता है, और वयस्क चरण, जब हम नई भूमिकाएं निभाते हैं। बिल्कुल। हर स्तर और चरण की अपनी अलग संस्थाएं और अलग तरीके होते हैं। चलिए इस माइक्रो लेवल यानी सूक्ष्म स्तर से शुरू करते हैं। ये शायद वो स्टेज है जहां बच्चा सबसे पहली बार बाहरी दुनिया से टकराता है। और जाहिर है, इसमें सबसे पहली एजेंसी हमारा परिवार है। हाँ, रिसर्च पेपर्स में परिवार को क्रेडल ऑफ सोशल वर्च्यूज या सामाजिक गुणों का पालना कहा गया है। ये वो जगह है जहां हमें सबसे पहले बिना किसी शर्त के प्यार, सहनशीलता और त्याग जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। परिवार सिर्फ हमारी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं करता, ये एक पूरी संस्कृति, एक पूरा नजरिया अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। एक तरह की विरासत। हाँ, यहाँ पर पियरे बॉर्डियो की एक बहुत ही पावरफुल थ्योरी है, हैबिटस की। हाँ, मुझे ये हैबिटस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लगा था। अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो ये सिर्फ प्लीज और थैंक यू बोलने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? बहुत ज्यादा गहरा। हैबिटस असल में उन प्रवृत्तियों, आदतों और व्यवहारों का पूरा एक सेट है जो हम अपने पारिवारिक माहौल से अचेतन रूप से यानी अनकॉन्शियसली डाउनलोड कर लेते हैं। अनकॉन्शियसली मतलब हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। मान लीजिए किसी परिवार में तनाव के वक्त लोग जोर जोर से चिल्लाकर बात करते हैं और किसी दूसरे परिवार में लोग चुप हो जाते हैं। एक बच्चा बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के सिर्फ देखकर और महसूस करके उस पैटर्न को अपना लेता है। अच्छा, तो ये कॉपी करने जैसा है? हाँ, लेकिन बहुत गहरे स्तर पर। किसी के बात करने का खास लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, लोगों से हाथ मिलाने का तरीका, यहाँ तक कि खतरे या खुशी के प्रति उसका रिएक्शन, ये सब उसका हैबिटस है। नहीं है, बल्कि मेरे परिवार का हैबिटस है जो मुझ में फीड हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये थोड़ा डराने वाला भी है और अद्भुत भी। और फिर जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, इसी परिवार के अंदर किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस की एंट्री होती है। वो टीनेज वाला दौर। हाँ, ये वो दौर है जिसे एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान का संकट कहा है। किशोरावस्था अब सच में एक बहुत ही नाजुक मोड़ होता है। होता ही है। बच्चा अब पूरी तरह से परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहता। उसके अंदर एक सवाल गूंजने लगता है, मैं कौन हूं? हाँ, ये वो समय है जब घर के बनाए नियमों और बच्चे की अपनी सोच के बीच एक तगड़ा टकराव शुरू होता है। वो खुद को एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की अपनी उम्मीदें होती हैं। और इन्हीं उम्मीदों में जेंडर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। जब मैं टीनेज में थी, मुझे लगता था कि मेरे सारे शौक या मेरे कपड़े पहनने का तरीका मेरी अपनी बहुत यूनिक चॉइस है। लेकिन पढ़ते वक्त मुझे रजिता की केस स्टडी मिली, जिसने मेरा नजरिया बदल दिया। वो केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। इस केस स्टडी में एक आम भारतीय परिवार का सीन है, जहां भाई स्कूल की तैयारी कर रहा है और उसकी बहन रजिता घर के काम जैसे बर्तन मांजने में माँ की मदद कर रही है, जो कि हमारे समाज में बहुत आम दिखता है। हाँ, ये कोई अनोखी घटना नहीं लगती, लेकिन इसके पीछे का जो मैसेज है वो बहुत गहरा है। इस साधारण से दिखने वाले सीन के पीछे सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था या पेट्रियार्कल सिस्टम काम कर रहा है। बिल्कुल। समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो कोई भी लड़की ये सोचकर पैदा नहीं होती कि उसे घर का काम ही करना है, या कोई लड़का ये जानकर पैदा नहीं होता कि उसे बाहर जाकर कमाना है। तो ये सब सिखाया जाता है। हाँ, जेंडर रोल्स पूरी तरह से एक सोशल प्रोजेक्शन है, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो समाज हमारे हाथों में थमा देता है और हम उसे प्ले करने लगते हैं। और परिवार बिना कुछ कहे सिर्फ अपने रोजमर्रा के व्यवहार से ये स्क्रिप्ट बच्चों के दिमाग में बैठा देता है। सही कहा। और जब बच्चा परिवार से थोड़ा बाहर निकलता है तो इसी माइक्रो लेवल पर एक और चीज की एंट्री होती है, उसका पीयर ग्रुप या दोस्तों का समूह। किशोरावस्था में तो दोस्तों का असर शायद माता पिता से भी ज्यादा होता है। बिल्कुल होता है। ये वो ग्रुप है जो बच्चे को परिवार के नियमों से एक तरह की आजादी या ऑटोनॉमी देता है। मुझे एक बात पढ़कर बहुत हैरानी हुई
कि बचपन में हमारे खेलने के तरीके में भी जेंडर का असर साफ दिखता है। हाँ, खेल भी जेंडर से अछूते नहीं है। लड़के अक्सर बड़े समूहों में बहुत ज्यादा फिजिकल गेम्स खेलते हैं और एडल्ट से दूर रहना पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां अक्सर छोटे बहुत क्लोज ग्रुप्स में ज्यादा वर्बल या बातचीत वाले गेम्स खेलती हैं और वयस्कों के थोड़ा करीब रहती हैं। ये पीयर ग्रुप का सोशलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है। डार्क साइड? हाँ, रिसर्चर्स इसे खतरनाक प्रभाव का संयुक्त मोर्चा या यूनाइटेड फ्रंट ऑफ डेंजरस इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। बाप रे, ये तो बहुत भारी टर्म है। जब किशोर अपने परिवार से कटना शुरू करते हैं तो वे पीयर प्रेशर में आकर ऐसे रिस्क ले सकते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह हों। इसीलिए माइक्रो लेवल में सिर्फ परिवार और दोस्ती नहीं, बल्कि हमारा आस पड़ोस भी बहुत मायने रखता है। मतलब पड़ोस का माहौल भी बच्चे को गढ़ता है। एक कोऑपरेटिव और सपोर्टिव पड़ोस बच्चे को सुरक्षित महसूस कराता है, जबकि एक आक्रामक माहौल उसे असामाजिक बना सकता है। तो ये तो हो गई माइक्रो लेवल की बात, जहां सब कुछ बहुत पर्सनल और आमने सामने है। लेकिन फिर हमारी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आता है। घर से बाहर कदम रखने का शिफ्ट। हाँ, हम घर की सुरक्षित चारदीवारी से निकलकर स्कूल पहुंचते हैं। ये मेसो लेवल या मध्य स्तर है। सोशोलॉजिस्ट स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी या लघु समाज कहते हैं। ये घर से स्कूल का जो ट्रांजिशन है, ये इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा शौक होता है। शौक कैसे? घर में बच्चे को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती है। मतलब आप रो रहे हैं, आप जिद्दी हैं, फिर भी आपके माता पिता आपको प्यार करेंगे। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता। वहाँ नियम होते हैं। बिल्कुल। स्कूल आपको बाहरी दुनिया की कठोर हकीकत के लिए तैयार करता है। वहां आपको अधिकार के प्रति अनुरूपता यानी कन्फॉर्मिटी टू अथॉरिटी सीखनी पड़ती है। ये कन्फॉर्मिटी टू अथॉरिटी वाला पॉइंट बहुत मजेदार है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्कूल का काम सिर्फ सिलेबस खत्म कराना, मैथ्स और साइंस पढ़ाना है। लेकिन रिसर्चर्स एक बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हिडन करिकुलम या प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। हिडन करिकुलम असल में स्कूलिंग का सबसे बड़ा और सबसे अदृश्य हिस्सा है। वो कैसे काम करता है? जब एक बच्चा सुबह असेंबली में एक सीधी लाइन में खड़ा होना सीखता है, या बात करने से पहले अपना हाथ उठाना सीखता है, या घंटी बजते ही खेलना छोड़कर वापस क्लास में भागता है, तो वो कोई अकादमिक विषय नहीं पढ़ रहा। वो सिस्टम को मानना सीख रहा है। बिल्कुल। वो अनुशासन, समय की पाबंदी और अथॉरिटी की बात मानना सीख रहा है। ये उसे भविष्य में एक फैक्ट्री वर्कर या एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार कर रहा है। किताबें तो सिर्फ एक हिस्सा हैं, असली पढ़ाई तो स्कूल का स्ट्रक्चर करवा रहा है। मतलब स्कूल की वो घंटी सिर्फ लंच ब्रेक का इशारा नहीं थी, वो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग का एक टूल थी। एकदम सही। और इस पूरे स्कूल सिस्टम में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं शिक्षक। एक अच्छा टीचर सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो एक एजेंट ऑफ चेंज होता है। हाँ, शिक्षक का प्रभाव बहुत गहरा होता है। खासतौर पे जब बच्चे उसी किशोरावस्था वाले तनाव और तूफान के दौर से गुजर रहे होते हैं, तब एक निष्पक्ष और सपोर्टिव टीचर उन्हें सही दिशा दे सकता है। स्कूल के अलावा मेजो लेवल पर धर्म और सामाजिक वर्ग भी बहुत गहरा असर डालते हैं। मशहूर समाजशास्त्री एमिल दुर्कीम के अनुसार धर्म सिर्फ भगवान की पूजा करने तक सीमित नहीं है। तो धर्म का सोशोलॉजिकल रोल क्या है? ये लोगों को एक नैतिक समुदाय या मॉरल कम्युनिटी में बांधता है। ये तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसी तरह हम किस सोशल क्लास से आते हैं, ये हमारे पूरे नजरिए को बदल देता है। हाँ, क्लास डिफरेंस वाला हिस्सा बहुत आई ओपनिंग था। मैंने नोट्स में पढ़ा कि वर्किंग क्लास या श्रमिक वर्ग के परिवारों में अक्सर बच्चों को बड़ों की बात बिना सवाल किए मान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके माता पिता खुद ऐसी जॉब्स में हैं जहां उन्हें अपने बॉस के आदेश मानने होते हैं। दूसरी तरफ मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को सवाल पूछने, अपनी राय रखने और भविष्य के लक्ष्यों पर फोकस करने के लिए प्रेरित करते हैं। और यहीं पर सबसे दिलचस्प और कभी-कभी सबसे तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है। जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, जब एक वर्किंग क्लास का बच्चा स्कूल जाता है तो घर के मूल्य और स्कूल के मूल्य आपस में टकरा सकते हैं। घर पर उसे चुपचाप बात मानना सिखाया गया है, लेकिन स्कूल में हो सकता है टीचर उससे क्लास में अपनी बात मुखर होकर रखने को कहे। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा बच्चे के लिए। ये सांस्कृतिक टकराव या कल्चरल क्लैश बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। ये बहुत ही डीप पॉइंट है कि कैसे घर की ट्रेनिंग और बाहर की दुनिया के नियम अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। खैर, अब हम इस सोशलाइजेशन के सबसे बड़े और शायद सबसे खतरनाक स्तर पर आते हैं, मैक्रो लेवल या वृहद स्तर। और जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो आज की तारीख में इसका सबसे बड़ा बॉस है मास मीडिया और इंटरनेट। बिल्कुल, मास मीडिया, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो या आज का सोशल मीडिया,
एक ऐसा टूल है जो करोड़ों लोगों के दिमाग को एक साथ प्रोग्राम कर सकता है। और यहाँ एक बहुत पुरानी डिबेट है, आक्रामकता बनाम सूचना। क्या मीडिया हमें सिर्फ जरूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है या ये हमारे अंदर एग्रेशन और नेगेटिविटी भर रहा है? इस डिबेट को समझने के लिए भारत का एक बहुत ही फेमस वाकया देखना होगा। मुझे याद है 4 दिसंबर 2008 को भारत सरकार ने शिन चैन नाम के एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून पर बैन लगा दिया था। शिन चैन का बैन एक परफेक्ट उदाहरण है ये समझने का कि मीडिया बच्चों पर कैसे असर डालता है। उस वक्त हुआ ये था कि बच्चे उस कार्टून कैरेक्टर की तरह ही बहुत ही अजीब और बदतमीजी भरा व्यवहार करने लगे थे। हाँ, उस शो में कैरेक्टर अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता था। वे अपने माता पिता को उनके नाम से बुला रहे थे, बड़ों की बात नहीं सुन रहे थे और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। पेरेंट्स इतने परेशान हो गए कि उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चे खोल दिए। ये बैन सिर्फ एक कार्टून को रोकने के लिए नहीं था। नहीं, ये उस नेगेटिव सोशलाइजेशन को रोकने के लिए था जो सीधे टीवी स्क्रीन से बच्चों के दिमाग में जा रहा था। ये साफ दिखाता है कि मीडिया कितना पावरफुल एजेंट है। और शिनचान तो सिर्फ टीवी के दौर की बात थी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। ग्लोबल विलेज मतलब पूरी दुनिया एक गांव की तरह जुड़ गई है। इसके फायदे भी बहुत हैं। इंटरनेट ने जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं को काफी हद तक तोड़ दिया है। फायदों की बात करें तो एक बहुत ही शानदार उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का 1 मिलियन विमेन अभियान है। वो एक बेहतरीन ग्लोबल इनिशिएटिव था। सोशल मीडिया के जरिए लाखों महिलाएं जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल समस्या के खिलाफ एक साथ खड़ी हो गई। वे एक दूसरे को जानती नहीं थीं, लेकिन इंटरनेट ने उन्हें एक कम्युनिटी बना दिया। ये सोशलाइजेशन का एक बहुत ही पॉजिटिव साइड है, जहां लोग एक अच्छे मकसद के लिए जुड़ रहे हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस ग्लोबल विलेज का एक बहुत डार्क साइड भी है, क्योंकि यहाँ जानकारी का कोई फिल्टर नहीं है। फिल्टर ना होना ही सबसे बड़ी समस्या है। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2015 में सीबीआई ने इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध अश्लीलता या पोर्नोग्राफी को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की थी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरह का अनफिल्टर्ड कंटेंट युवा दिमागों पर भयानक असर डालता है। ये सिर्फ व्यवहार को नहीं बदलता, बल्कि समाज के बुनियादी मूल्यों का पतन यानी डीजेनरेशन ऑफ वैल्यूज कर रहा है। ये सच में चिंताजनक है। जब सोशलाइजेशन का कंट्रोल परिवार या स्कूल के हाथ से निकलकर एक बेतरतीब इंटरनेट के हाथ में चला जाता है, तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को देखें, तो ये सफर बहुत ही अविश्वसनीय लगता है। एक बच्चा जो सिर्फ एक बायोलॉजिकल शरीर लेकर पैदा हुआ था, उसे उसका परिवार एक हैबिटस देता है। फिर स्कूल उसे अपने हिडन करिकुलम से अनुशासन और नियम सिखाता है। दोस्त उसे आज़ादी और बगावत का स्वाद चखाते हैं। और फिर मास मीडिया और ये ग्लोबल विलेज उसे पूरी दुनिया की अच्छी बुरी बातों से भर देता है। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा टेकअवे या निष्कर्ष है, वो ये है कि जब आप समाजीकरण की इन संस्थाओं को समझ जाते हैं, तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। आप जब किसी को बहुत अजीब तरह से बर्ताव करते देखते हैं, तो आप उसे सिर्फ जज नहीं करते। आप ये सोचने लगते हैं कि कौन सी एजेंसीज या संस्थाओं ने इसे ऐसा बनाया है। इन्फॉर्मेशन के इस शोर शराबे वाले दौर में ये समझ हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करती है। हम ये सवाल कर पाते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सच में हमारी सोच है या समाज ने हमारे दिमाग में प्लांट की है। ये सवाल सच में दिमाग के तार खोल देता है। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार आप सबके सामने रखना चाहती हूँ जो शायद हमें भविष्य के बारे में थोड़ा डरा भी दे और सोचने पे मजबूर भी कर दे। वो क्या है? हमने देखा कि कैसे परिवार प्राइमरी एजेंसी है, स्कूल सेकेंडरी है और मीडिया मैक्रो लेवल पर काम करता है। लेकिन आज के समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के बेहद चालाक एल्गोरिदम हमारे हर क्लिक, हर लाइक और यहाँ तक कि स्क्रीन पर रुकने के समय को ट्रैक कर रहे हैं, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो क्या ये हो सकता है कि भविष्य में ये एल्गोरिदम ही हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी बन जाए? ये काफी संभव है। क्या ऐसा दिन आएगा जब परिवार, स्कूल और समाज सब पीछे छूट जाएंगे और एक मशीन का कोड ये तय करेगा कि पैदा होने के बाद एक इंसान असल में कैसा बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कल का नहीं बल्कि आज का है। बिल्कुल, इस पे जरूर विचार कीजिएगा।